हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको सेमेस्टर 4 का ओओपी जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 1 स्टार्ट कर रही हूँ। ओओपी में भी हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, जीटीयू का जो सिलेबस है उसको फॉलो करते हुए। तो इधर चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू जावा। अभी आप पूछोगे कि मैं पढ़ रही हूँ ओओपी और ये जावा क्यों हो रहा है। ओओपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो वो एक तरह की जावा ही है। ठीक है, आप जावा पढ़ लो या फिर ओओपी पढ़ लो, दोनों सेम ही है। तो जावा इज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो जावा है ना, हमने देखा होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी है, सी, जावा, पाइथन, वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसी तरह ये जावा है ना, वो भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट हैज़ वेरियस इंपॉर्टेंट फीचर्स। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जावा वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग एंड टीम एट सन माइक्रो सिस्टम्स। ये जो कंपनी है ना, उसमें जो ये जेम्स गोसलिंग था ना, उसने ये जावा लैंग्वेज जो है ना वो डेवलप की थी। फर्स्टली इट वाज नोन एज अ ओक। पहले ये ओक के नाम से प्रसिद्ध थी, एंड लेटर नेम एज जावा। फिर उसका नाम जावा बना। जावा बेसिकली अ कॉफ़ी ब्रीड। जावा इज़ बेसिकली अ कॉफ़ी ब्रीड नाम से आया है। Currently, Java belongs to Oracle as it acquired Sun Micro System। ये जो है ना, उसी ने ये जावा डेवलप की है। अभी उसके फीचर्स देखते हैं कि जावा क्यों हमें यूज़ करनी चाहिए। अभी कोई भी हम गाड़ी लेते हैं, ठीक है, तो गाड़ी में फीचर्स देखते हैं कि हाँ, नहीं, ये कितने पेट्रोल में कितनी किलोमीटर क्रॉस करेगी, ये सब कुछ जान के कंफर्टेबल है या नहीं, ये सब कुछ जान के हम लोग बाइक लेते हैं। तो जावा का भी यही है। वो फीचर्स क्या है, तो ये कंपाइल और इंटरप्रेटर है। अभी कंपाइल क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, ये हम डिटेल में देखेंगे। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल है। सपोर्ट्स ओओपी पैराडिजन, डिज़ाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग, सिंपल टू लर्न, लर्न करने में सिंपल है, प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, मॉनिटरिंग एंड मैनेजेबिलिटी ने, रिबोस्ट एंड सिक्योर। ये फीचर्स है जावा के। ये आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ कि जावा के फीचर्स कौन से हैं, तो ये आपको लिखना है और उसका डिटेलिंग मैं अभी पढ़ा रही हूँ, वो भी उसमें लिखना है। अभी पहला फीचर था कंपाइल एंड इंटरप्रेटर। तो अभी हम लोग सेमेस्टर 4 में हैं, ठीक है। तो फिर हमने ये भी देखा होगा कि सी लैंग्वेज तो हमने पढ़ी ही होगी। तो उसको हम रन करने के लिए क्या करते थे, कंपाइलर का यूज़ करते थे। कि जैसे सी लैंग्वेज का कोड लिखते थे, फिर कंपाइल करते थे, तो हमें आउटपुट मिल जाता था। ठीक है, कंपाइल तो हमें पता है, और इंटरप्रेटर भी आता था। इंटरप्रेटर क्या करता है, कंपाइल क्या करता है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। Normally, programming language are compiled, interpreted, but Java can be compiled as well as interpreted। मतलब हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ले लो, तो वो क्या होगी, सिर्फ या फिर कंपाइल होगी या फिर इंटरप्रेटेड होगी। बट ये जो जावा है ना, ये कंपाइल भी होती है और एज वेल एज इंटरप्रेटेड भी होती है। अभी कंपाइल और इंटरप्रेटर साथ में कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्टली जावा क्या करता है, कंपाइलर का यूज़ करता है, और जो भी जावा कोड है ना, अपने जो लिखा है ना जावा कोड, उसको एक स्पेशल कोड में ट्रांसलेट करेंगे ये लोग। ये कैसे होगा, बाइट कोड में ट्रांसलेट होगा। मतलब फर्स्ट आपको पता चल गया कि जावा है ना, वो पहले कंपाइलर का यूज़ करेगा, ठीक है, और ट्रांसलेट करेगा जावा कोड को बाइट कोड में। ठीक है, उसके बाद इंटरप्रेटर का काम आएगा। वो क्या करेगा, ये जो बाइट कोड हमने जो कंपाइलर से ट्रांसलेट करा है ना, उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, हमें लास्ट में चाहिए तो मशीनी कोड, पर ये जावा दो चीज़ों से होगा, कंपाइल से बाइट कोड और फिर बाइट कोड से मशीन कोड। ये मैंने लिखा है, जावा का कोड है, उसको कंपाइल करेंगे तो बाइट कोड होगा, उसके बाद इंटरप्रेटर का यूज़ करके उसको मशीन लैंग्वेज। अभी ये जो है ना, ये हमारे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या फिर पोर्टेबल, उसको बहुत ही रिलेटेड करता है। आपको ये आना चाहिए तो फिर ये आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि पहले हमने ये जावा लिया, ठीक है, उसके बाद कंपाइलर लिया और फिर बाइट कोड उस पर वो हो गया, मतलब ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए हमें इंटरप्रेटर डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है,
तो ये और फिर बाइट कोड के बाद मशीन लैंग्वेज के लिए हमें इंटरप्रेटर डाउनलोड करना पड़ता है। तो अभी ये कंपाइलर जो है ना, वो हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, ठीक है, उसके अंदर से करना पड़ेगा, मतलब कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा। बट ये जो इंटरप्रेटर है ना, वो इंडिपेंडेंट है, मतलब जो भी विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक है, जो भी है, मतलब कि विंडोज़ है, ठीक है, हम लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसका अलग से इंटरप्रेटर उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। लिनक्स है तो लिनक्स का अलग इंटरप्रेटर उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैक है तो मैक का, मतलब ये क्या होगी, विंडोज़ के लिए डिपेंडेंट हो गई, ठीक है। बट जावा के लिए ये इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि एक बार कंपाइल करके बाइट कोड आ गया, फिर हम तो लिनक्स में भी कर सकते हैं, विंडोज़ में भी कर सकते हैं और मैक में भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये है सपोर्ट्स ओओपी पैराडिज्म। ये अभी तो आपको ये सेमेस्टर में ये कम बताया है, ठीक है। ये जावा को सपोर्ट करते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स है। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपको अभी तो काम आएंगे ही और आगे चल के भी बहुत काम आएंगे। तो आप अभी से क्लियर कर दोगे तो आगे बहुत ही काम आएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी यही पूछते कि ओओपी के फीचर्स बताओ, या फिर आगे जाके हुक्स लो आएगा, ठीक है, हुक्स लो, तो उसमें भी यही आएगा। इनकैप्सुलेशन क्या है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इसको याद करने की, मतलब कि हाँ ये काम क्या करता है, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन जो है ना, वो डेटा और मेथड जो होती है ना, मतलब बहुत सारे डेटा और उसको है ना एक कैप्सूल में पैक कर देंगे। इसमें बहुत सारे डेटा होंगे, तो उससे क्या होगा कि कोई भी, ये धरो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेम है, अभी मेरे को कोई स्टूडेंट ये जो डेटा है ना उस पर कुछ प्रोसेस करनी है, तो मैं क्या करूँगी, एक मेथड का यूज़ करूँगी और डायरेक्ट यही वाले कैप्सूल पे ही करूँगी। मुझे बार बार सारे स्टूडेंट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने स्टूडेंट का एक कैप्सूल बना दिया है, तो मैं डायरेक्ट उसी पे करूँगी, तो सारे स्टूडेंट पे वो प्रोसेस हो ही जाएगी। तो ये है इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हाई इम्प्लीमेंटेशन। ये हाई इम्प्लीमेंटेशन तो करता है, और ये जो एब्स्ट्रैक्शन है ना, वो अननेसेसरी कोड जो हमें काम में नहीं आता, मतलब बैकएंड में काम आता है बट हमें काम नहीं आता। हमें क्या परवाह है, मतलब 3+2 5 हो रहा है, ठीक है, तो हमें 5 से मतलब है, ये कैसे प्रोसेस हुआ इससे हमें कोई इश्यूज़ नहीं है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है वो एब्स्ट्रैक्शन, मतलब कि वो उसे हाइड कर देता है, वो मतलब हमें नहीं दिखाता। पॉलीमॉर्फिज्म, सेम ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट बिहेवियर। सेम ऑब्जेक्ट होता है पर वो अलग अलग बिहेवियर करता है। इनहेरिटेंस, मतलब कि रीयूज़ कोड, मतलब एक ही मेथड को हम बार बार यूज़ करें। तो ये है ओओपी के 4 पैरामीटर, ओके। अभी है दूसरा फीचर उसके, डिज़ाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है, मतलब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, ये मेरा एक कंप्यूटर है, ठीक है, और फिर यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर अलग अलग सिटी में, या फिर मेरे बाजू वाले क्लास में, या फिर ऐसे सब कुछ बहुत सारे कंप्यूटर पड़े हैं। अभी मेरे को कुछ भेजना है इसको, और ये भेजेगा कोई दूसरे शहर में, तो ये क्या होगा, जावा जो है ना उसको वो सपोर्ट करेगी। वी कैन यूज़ जावा वाइल वर्किंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अभी बोलते हैं ना कि मतलब मैं काम कर रही हूँ, वो दूसरे शहर के जो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, मतलब थोड़ी सिस्टम यहाँ पे, थोड़ी सिस्टम यहाँ पे। तो हम वर्क कैसे करेंगे, तो जावा से, जावा का कोड हम उसको दे देंगे और फिर दोनों काम करेंगे। तो जावा ऐसे भी काम करती है। वेयर डिफरेंट सिस्टम कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, मतलब डिफरेंट सिस्टम जो जहाँ चल रही है वो कम्युनिकेट कर सकती है। जावा सपोर्ट्स RMI फॉर दिस, एंड इसके लिए ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ना उसके लिए ये रिमोट मेथड इनोवेशन का यूज़ करती है, ठीक है। इट इज़ स्पेशली यूज्ड इन क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। ये क्लाइंट सर्वर जो कम्युनिकेशन है ना, ये आपको अभी तो नहीं आएगी बट बाद में बहुत डिटेल में आएगी। आप अभी इतना समझ लोगे, एक क्लाइंट है और ये सर्वर है, उसके बीच में कम्युनिकेशन करानी है, तो उसमें ये RMI
बहुत ही यूज़ होता है, ठीक है, मतलब जावा बहुत ही यूज़ होता है। अभी है हाई परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी मॉनिटरिंग और मैनेजेबिलिटी, ये भी एक फीचर्स है जावा का, ठीक है। तो ये जो बाइट कोड है, ठीक है, ये मल्टी थ्रेडिंग है एक्सेट्रा इन जावा गिव्स हाई परफॉर्मेंस। मतलब ये बाइट कोड में जो हमने ट्रांसलेट किया, ये क्यों किया, डायरेक्ट हम लोग मशीन लैंग्वेज में इंटरप्रेटर का यूज़ करके क्यों नहीं कर सकते, बट बाइट कोड क्या करता है, जो उसको हम जावा का जो कोड है ना, उसको हम जो बाइट कोड में ट्रांसलेट करें ना, तो ये हाई इम्प्लीमेंटेशन हाई परफॉर्मेंस देता है, इसलिए हम उसे बाइट कोड में ट्रांसफ़र करते हैं। ये मल्टी थ्रेडिंग है एक्सेट्रा इन जावा गिव्स हाई परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। ह्यूज नंबर ऑफ एपीआईज मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इन जावा, मतलब कि जावा में ये एपीआईज है, इसका भी बहुत बड़ा मतलब यूज़ है हमारे कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि इससे भी ये जो एक वर्ड है ना, इससे भी हमें बहुत सारी जॉब मिल सकती है। ये क्या करता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये चेक करता है, ये हमारे जो जावा के प्रोग्रामिंग है उसको हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको वो चेक करेगा, तो उसकी भी एक अलग से जॉब होती है, तो उसको भी हम कर सकते हैं। ये मॉनिटरिंग और मैनेजेबिलिटी, मैंने बोला ना कि उसको मैनेज करने के लिए या फिर मॉनिटर करने के, उसको देखेंगे मतलब चेक करेंगे, मॉनिटराइज करेंगे, तो उसमें भी ये एपीआईज का यूज़ होता है जावा में, मतलब उससे भी ये मॉनिटरिंग और मैनेजेबिलिटी होती है। अभी ये रोबस्ट और सिक्योर, जावा इंश्योर्स कोड रिलायबिलिटी बाय अप्लाइंग कंपाइल टाइम एंड रन टाइम स्ट्रिक्ट चेकिंग। मतलब ये रोबस्ट मतलब जब भी हम कंपाइल करें या फिर इंटरप्रेटर करें तो वो स्ट्रिक्टली रन टाइम पे चेक करता है कि कोड रिलायबिलिटी मतलब क्या, कि मैंने जो कोड इधर से भेजा है वो जहाँ मेरे को भेजना है वहाँ पे पूरा और कंप्लीट ही जाना चाहिए, तो वो उसका बहुत ही ध्यान रखते हैं ये लोग। इट हैज़ एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ये जो है ना जावा, उसकी बहुत मेमोरी, अभी जो भी कोड लिखेंगे उसकी कुछ तो मेमोरी स्टोर होगी ना, तो वो जो मैनेजमेंट होता है ना उसकी भी एक स्ट्रेटजी होती है, वो बहुत ही एफिशिएंट होती है। बाय इंट्रोड्यूसिंग गार्बेज कलेक्शन विच रिमूव्स वेरियस मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स सच एज मेमोरी लीक, मतलब जो हमें काम का नहीं होता, ठीक है, उसको वो डायरेक्ट गार्बेज कलेक्टर में रिमूव कर देता है और उसमें भी एक मेमोरी ट्रैक लगाते हैं, मतलब ऐसे अच्छा मेमोरी मैनेजमेंट है इसका। जावा इनेबल्स डेवलपर्स टू हैंडल एरर्स बाय एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज़्म, ये जावा का बहुत ही अच्छा फीचर्स है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज़्म, मतलब ये हमें बता देता है कि हाँ ये कोड में आपको यहाँ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, फिर हमारा पूरा कोड हम लोग ढूंढते रहते हैं कि यार कहाँ है भूल, कहाँ है प्रॉब्लम, ये सब ढूंढते रहते, पर ये एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको वो डिटेल में आएगा, ये बहुत ही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स थे और उसकी एक्सप्लेनेशन थी, ये बहुत ही पूछते हैं ओओपी में, और थियोरेटिकल एग्ज़ाम में तो बहुत ही पूछते हैं कि ओओपी के फीचर्स क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन दो। अभी हम देखते हैं जेडी के इंट्रोडक्शन। अभी आप ये बोलोगे कि यार ये जेडी के क्या है, मैंने बोला कि हाँ इंटरप्रेटर डाउनलोड करना, कंपाइलर डाउनलोड करना, ये सब कुछ तो ठीक है, बट जावा को रन करने के लिए ये सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जेडी के इंट्रोडक्शन, ये जेडी के है पूरा, और जेडी के अंदर जेआरई और जेवीएम आता है, ठीक है। जेडीके क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ये जेडीके जो है ना, ये पहले से मतलब उन लोगों ने दिया हुआ है जावा डेवलपमेंट किट, मतलब जावा को डेवलप करने के लिए एक किट प्रोवाइड करते हैं ये लोग। इसमें क्या होता है, मैंने बोला कि जेडीके में क्या होता है, जेआरई और जेवीएम होता है, तो इट हैज़ अ टूल्स टू डेवलप जावा प्रोग्राम्स एंड जेआरई टू रन, मतलब ये लोग क्या करते हैं, जावा डेवलपमेंट एक किट दी उन लोगों ने, ठीक है, और जेआरई दिया, जावा रन प्रोग्राम्स, ये होता है। जेआरई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट टू रन दैम, मतलब क्या करता है कि पहले हमें डेवलप करने के लिए किट दी, ठीक है, उसका हम लोग डेवलप करेंगे और रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट सेट करके देंगे जेआरई के द्वारा, ठीक है। और ये जो मैंने बोला ना कि टूल्स प्रोवाइड करते हैं ये किट में, तो ये टूल्स कौन से हैं, तो ये वाले
exe, java.exe, applet viewer, ये सब कुछ। इसके बारे में डिटेल में जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, पर बाद में होगी, ठीक है। जावा यानी कि OOP, ठीक है। एप्लीकेशन रन्स द JRE विच लोड्स आवर क्लास एंड रन्स इट्स मेन मेथड, ठीक है। ये जो JRE है ना, मैंने बोला कि वो रन करने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। तो ये JRE जो है ना, वो क्या करता है, तो हमें क्लासेस प्रोवाइड करता है और हमको मेन मेथड मतलब फंक्शंस देता है, ठीक है, जिससे हम जावा को रन कर सकते हैं। अभी क्लास क्या है, मेथड क्या है, ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, पर बाद में जब प्रोग्राम्स आएंगे तो पता चल जाएगा। अभी JRE है, ठीक है। ये JDK के बारे में था कि JDK JRE प्रोवाइड करता है ये सब कुछ। अभी JRE के बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानते हैं। JRE इज़ रिक्वायर्ड टू रन जावा प्रोग्राम, ठीक है। JRE स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ JDK इटसेल्फ, JDK का ही पार्ट है, ठीक है। इट हैज़ ऑल कोर क्लासेस, सपोर्ट, लाइब्रेरी, ठीक है। उसके पास क्या है, JRE के पास मैंने अभी ही बोला कि वो क्लासेस और मेथड देगा, ठीक है। ये फिर क्लासेस है उसके पास, उसका पूरा भंडार है उसके पास, क्लासेस का, और लाइब्रेरी सपोर्ट भी है। इट डजंट हैव एनी डेवलपमेंट टूल्स, इसके पास उसके खुद के कोई टूल्स नहीं है। तो ये क्या करेगा, फोकस्ड ऑन रनिंग, ये सिर्फ रनिंग पे फोकस करेगा और फुल्ली डेवलप जावा प्रोग्राम यूजिंग JDK। ये JDK के पास तो टूल्स थे ना, उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी आया JVM, ये जो तीन है ना, JDK, JRE और JVM, ये है ना बहुत ही पूछते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आप ये प्रेफर करना, मतलब पढ़ना। इतना इतना लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट ये वाला पूछते हैं, इम्पोर्टेंट है। JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। ये JDK देखा, JRE देखा, अभी JVM, वो क्या है, वर्चुअल मशीन है। इट इज़ अ वर्चुअल मशीन विच इनेबल्स अ कंप्यूटर टू रन जावा प्रोग्राम विच आर करंटली इन बाइट कोड। अभी ये जो है ना, हमने कंपाइल करके बाइट कोड में तो ले आए, अभी जो बाइट कोड है ना, उसको रन करने के लिए हम ये JVM डाउनलोड करेंगे, ठीक है। बाइट कोड इज़ इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जावा सोर्स कोड। अभी बोलते हैं ना कि सबके सोर्स कोड ओपन होते हैं, ऐसा सब कुछ, तो जावा में जो सोर्स कोड है वो बाइट कोड ही है। जो हमने बाइट कोड जो है ना, वो कंपाइल करके जो हमने लाया ना, वही है सोर्स कोड, और उसको रन करने के लिए हम JVM का यूज़ करेंगे, ठीक है। जावा कंपाइल द कोड एंड जनरेट बाइट कोड। हमने देखा कि जावा जो है ना, वो कंपाइलर का यूज़ करके बाइट कोड में ट्रांसलेट करते हैं। अभी ये जो एक्सटेंशन फॉर द बाइट कोड फाइल इज़ क्लास, अभी जो बाइट कोड में आया है वो डॉट क्लास बन के आया है, ठीक है। JVM इज़ वर्चुअल बिकॉज इट प्रोवाइड इंटरफेस विच डज नॉट डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मशीन डिपेंडेंट आर्किटेक्चर। अभी ये जो लाइन है, ये जो मैंने प्रीवियसली मैंने जो बोला था वो आपको कंप्लीट आता होगा, तो ये आपको आसानी से पता चल गया होगा कि उसमें क्या था। एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये जो था ना, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो ये जो है ना बाइट कोड, अभी हम बात क्या कर रहे हैं, ये इंटरप्रेटर की बात करें तो वो है JVM। तो JVM हम कोई भी कर सकते हैं, मतलब विंडो में हो तो विंडो का JVM डाउनलोड करेंगे, लिनक्स हो तो लिनक्स का, और मैक हो तो मैक का, ठीक है। तो ये पूरा डिपेंडेंट है, ठीक है, हमारे विंडोज़ पे कि कौन सा वाला OS है वो उस पर, ठीक है। बट ये जो, ठीक है, तो हम लोग मतलब इंडिपेंडेंट है कि भाई हाँ, ये जो बाइट कोड है ना, इसको हम किसी भी विंडोज़ में हम लोग क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। मतलब ये क्या हुआ, ये डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये मशीन डिपेंडेंट आर्किटेक्चर है, मतलब मशीन कौन सी अपनी विंडोज़ है या फिर क्या है, उस पर डिपेंड करता है, ओके। JVM will be responsible to interpret बाइट कोड इनटू मशीन कोड, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल इंटरप्रेटर जो है वो बाइट कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। हेंस वी कैन से दैट JVM इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है।
ये जो JVM है ना, JVM, ये जो हमें डाउनलोड करना है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब प्लेटफॉर्म विंडोज़ हो तो विंडोज़ ऐसा। बट जो जावा है ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जावा को तो जावा है, ठीक है, तो वो मैं लिनक्स में भी कर सकती हूँ और कुछ लिनक्स में, विंडोज़ में, मैक में, सब में कर सकती हूँ। बट उसको JVM अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, वो उसका प्लेटफॉर्म के हिसाब से होता है, ठीक है, मतलब JVM ही डिपेंडेड है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है।